So, welcome to another class of DNF block elements, my dear students. Last class में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात किए थे और ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट्स हम लोगों ने उस पार्ट में लिखवाए थे. All the points in that are very very important and all of them are board oriented points. Is that clear? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट is one of the most asked questions में से एक पार्ट है डी एंड एफ ब्लॉक का. इज दैट ओके? आज की टेस्ट, आज के टॉपिक का हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. पुट डाउन द हेडिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल या उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने वर्ड सुना हुआ है इन चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सुना है आपने? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन, ये आपका सॉल्यूशन होता है और ये आपका इलेक्ट्रोड है. सो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यस और नो? उसमें मैंने एक वर्ड ऐड किया, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड केस में रिडक्शन पोटेंशियल्स की ही बात करते हैं. अब कहानी चैप्टर नंबर 2 की नहीं है, यहां पर कहानी चैप्टर नंबर 4 की है और इनके पोटेंशियल्स की बात करनी है हमें. 3D सीरीज एलिमेंट्स के पोटेंशियल्स की बात करनी है. तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आपके दो तरह के पोटेंशियल्स जो हमको काम करने हैं, दैट इज ई नॉट ऑफ मेटल का 2+ स्टेट जब मेटल में जाए, मतलब यहां पर रिएक्शन होगा M2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू M. एंड दूसरा ई नॉट हम पढ़ने वाले हैं और उसका ट्रेंड थोड़ा बहुत देखेंगे, दैट इज M3+ गोइंग टू M2+. तो यहां पर आपका रिएक्शन बनेगा M3++ इलेक्ट्रॉन गोज टू M2+. ये M यहां पर क्या है? दिस M कैन बी एनी ऑफ द एलिमेंट्स ओवर हियर. सो M डिनोट्स फॉर मेटल. M डिनोट्स फॉर मेटल. नाउ आई वांट टू आस्क टू माय स्टूडेंट्स कि कितने लोगों को यह चीज याद आ रही है कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो उसका जो रिएक्टिविटी के साथ रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है. यस और नो? तो अगर मैंने आपको एक आयन दिया, लेट्स से A+, इलेक्ट्रॉन लेके A जा रहा है, मैंने बोला कि इस रिएक्शन का पोटेंशियल इज +0.51 वोल्ट. दूसरा मैंने लिया B+, एक इलेक्ट्रॉन और वो B में जा रहा है. देखो, समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी तो कतई मत खोल लेना इस टॉपिक के लिए, पर्टिकुलरली इस टॉपिक के लिए, बिकॉज बहुत डरावनी है, कुछ समझ नहीं आएगा. अपने को जितना पार्ट इजी करके रखना है वो मैं आपको करवा रहा हूं. देखो, सो A++ गोज टू A इज +0.51 वोल्ट एंड B++ इलेक्ट्रॉन इज लेट्स से -0.47 वोल्ट. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा. बोलो हाँ कि ना? नाउ थिंक अबाउट इट. तो यहां पर अगर मैं पूछूं A+ और B+ में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा? B का ज्यादा. बोलो हाँ कि ना? क्योंकि वो रिडक्शन करना नहीं चाहता है. देखो, दिस डज नॉट वांट टू रिड्यूस, इट्स अ नेगेटिव पोटेंशियल, दिस वांट्स टू रिड्यूस. सो ये चीज अपने A में वापस जाना चाहती है. ये चीज बोलता है नहीं, मुझे तो कोई एनायन चाहिए जिसके साथ मैं रिएक्ट कर सकूं. आई एम स्टेबल. तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल हायर उतना रिएक्टिविटी लोअर, या वाइस वर्सा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल लोअर उतना रिएक्टिविटी हायर ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट. A+, B+, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1+1. बोलो हाँ ना? एंड दूसरा जो मैं पॉइंट यहां पर लिखने जा रहा हूं
उसको आराम से समझिएगा, क्योंकि ये 5 मिनट अगर आपने पहले 5 मिनट लेक्चर के समझ लिया, फिर उसके बाद आपको कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, मतलब उतना वो एलिमेंट रिड्यूस होके अपने न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहता है। बोलो हाँ ना। मतलब ये कि उतना उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका स्टेबिलिटी लो है। So standard reduction potential is inversely proportional to what, my dear friend? Stability of oxidation state. किसका? Of element. तो अगर ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए पहले 5 मिनट के लेक्चर में कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल हायर, मतलब क्या कि वो रिड्यूस होना चाहता है। रिड्यूस होना चाहता है मतलब उसकी रिएक्टिविटी लो होगी, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिड्यूस होके अपने न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहता है, वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहता। जितना ये लो मतलब उतना वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ये रहा। और अगर वो स्टेबल है तो बच्चा वो नेगेटिव आयन के साथ ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैंने इसकी विसिनिटी में O माइनस रख दिया, जस्ट रेफरेंस O माइनस रख दिया, या मान लो मैंने इसकी विसिनिटी में Cl माइनस रख दिया, तो इन दोनों में से फास्टर रिएक्ट कौन करेगा? बी प्लस फास्टर रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बी प्लस बी में नहीं जाना चाहता, वो बी प्लस में रहना चाहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। इट डज नॉट वांट टू गो टू बी ना। तो Cl माइनस को ज्यादा कौन दिखेगा? बी प्लस दिखेगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड ए प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खा के कहां जा चुका है? ए में जा चुका है। वो कहता है यार मेरे को नहीं ए प्लस में रहना, मेरा तो रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई। यहां पर ही कंफ्यूजन होता है मेरे दोस्त, यहां पर ही कंफ्यूजन होता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो बी प्लस इज मोर रिएक्टिव देन ए प्लस। मैं पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप बोलोगे बी प्लस इज मोर स्टेबल देन ए प्लस। ऑब्जर्व ऑब्जर्व, मैं बोल रहा हूं वही कंफ्यूजन होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो अनस्टेबल होना चाहिए। आई गिव यू एनालॉजी, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? 3 डिग्री। क्योंकि वो स्टेबल है इसीलिए तो वो अपने आयनिक फॉर्म में रह पा रहा है ना। और जब वो अपने आयनिक फॉर्म में रह पा रहा है तभी तो वो नेगेटिव काउंटर पार्ट के साथ रिएक्ट कर पाएगा ना। तो यहां पर ही बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल होना चाहिए ना। नहीं भाई, जो आयन ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल है, इसी की वजह से तो वो सॉल्यूशन में एज अ आयन सरवाइव कर पा रहा है ना। पहले 5 मिनट सबसे क्रूशियल 5 मिनट, एंड ट्रस्ट मी मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी खोल के दिखाऊंगा। आप बोलोगे कि सर रहने दो, जो हमने लिखा है वो परफेक्ट लिख दिया है। सो पहले तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल, इट इज द कैपेसिटी, पोटेंशियल और कैपेसिटी of ion to reduce itself. It is the capacity, it is the capacity or potential of a ion to reduce itself. एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी implies lower the reduction potential, higher the reactivity, and vice versa. दूसरा पॉइंट आप लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, implies lower the reduction potential, higher the stability of that oxidation state. Lower the reduction potential implies higher the stability of that oxidation state.
desired oxidation भी ज्यादा उसका साइनियर रिडक्शन। जितना हायर उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर। यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो खुद रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो वेरी वेल सेड कि सर ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ, हम लिखवा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। आर यू विद मी टिल हियर? क्या ये कहानी समझ में आई आपको? अब जरा मजा देखो, मजा देखो। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिडक्शन पोटेंशियल में आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट को जब आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना है तो आपको पहले उस मेटल को किस में डालना पड़ेगा? उसके गैसियस स्टेट में डालना पड़ेगा। गैसियस स्टेट में डालने के लिए आपको लगती है एक एंथैल्पी कॉल्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या लगता है बच्चा? फिर आप ये मेटल गैसियस सब्सटेंस को उसके आयोनिक फॉर्म में लेके जाते हो इन द गैसियस फॉर्म। इसके लिए आपको लगता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लगता है बच्चा? एंड देन ये मेटल आयन जो गैसियस स्टेट में है वो एक्चुअली में सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है और ये चीज कन्वर्ट होती है इनटू M प्लस एक्वस। और जब वो आयन पानी के साथ इंटरैक्शन करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तीन फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये कोई पूछने नहीं वाला है आपको, लेकिन ये कीवर्ड्स यूज होंगे आपके गिव रीजन क्वेश्चंस के अंदर, वहां आप फंस जाओगे। इसीलिए इजी करके दे रहा हूं दैट योर रिडक्शन पोटेंशियल और योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल आर दिस। प्लीज ये अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये पार्ट अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप बोलोगे वाह पाजी, एकदम आसान हो गया, अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वी विल बी एबल टू आंसर एंड वी विल डिस्कस इट इन द क्लास इटसेल्फ। आई शो यू द पावर कि इतना लिखने पे आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग दैट यू आर गोइंग टू पुट इज E naught of M2 plus going to M. That's the first potential that we are going to study. First potential. इसके बाजू में इक्वेशन लिख लीजिएगा। इन सब मेटल आयंस के M2 प्लस फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन लेके M जाएं, हम उन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। अब पहले ट्रेंड को समझो। ये हेडिंग डाल दिया आपने, अब ट्रेंड को समझो मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेंड को समझो। क्या आपको वैल्यूज दिख रही हैं? क्या आपको यहां पर वैल्यूज दिख रही हैं? क्या ये वैल्यू में आपको दिख रहा है कि SC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है? वो लॉजिक है, SC +2 फॉर्म होता ही नहीं है, +3 में जाता है बच्चा, +3 में जाता है, SC +3 में जाता है, बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके D1 कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा और वो D1 पे रुकेगा नहीं। वो बोलेगा यार मैं एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके मैं कहां चले जाऊं, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन में चले जाऊं। तो इसीलिए यहां पर SC का +2 का वो नहीं है, ओके, पोटेंशियल नहीं है। स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम से। नाउ थिंक अबाउट इट, स्टार्ट करते हैं टाइटेनियम से। क्या ये वैल्यू कुछ वैल्यू है -1.63? मतलब ये कहना चाह रहा है कि टाइटेनियम +2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके टाइटेनियम में जाए उसकी वैल्यू -1.63 है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली ऑफ Ti+2। नाउ थिंक अबाउट इट, क्या दूसरी वैल्यू भी दी हुई है? दूसरी वैल्यू में वो बोल रहा है V2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेके वेनेडियम जाए, उसका वैल्यू क्या है? तो उसका वैल्यू है -1.18। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां गए तो वैल्यू बढ़ा कि घटा?
अबे ओ 1.63 से 1.18 बढ़ा कि घटा? अरे घटा ना, 1.63 1.18। हाँ बट नेगेटिव में चलो अच्छा है, नंबर लाइन तो आती है मेरे बच्चों को कि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी वो बड़ी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका एसआरपी इज ग्रेटर देन इसका एसआरपी। बोलो हाँ ना। अब जिसका एसआरपी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम की ज्यादा? कम। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि Ti+2 is more stable than V2 plus. Did you get this right? Let's go ahead. Cr+2, अब +2 फॉर्म में देखना है तो Cr+2 गोइंग टू Cr, उसका वैल्यू और बढ़ गया। तो डू आई से कि Cr+2 इज इवन मोर लेस स्टेबल कंपेयर टू Vanadium2+? बोलो हाँ ना। तो Ti+2 V2 प्लस Cr+2, अब यहां से यहां जब गए देखो क्या हुआ, घट गया। सो दैट्स वे। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि क्रोमियम 2+ के रिस्पेक्ट में मैंगनीज 2+ ज्यादा स्टेबल है। और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस बोल रही हैं चीख चिल्ला के कि भैया क्रोमियम+2 अगर आप बनाओगे तो क्रोमियम होता है D5S1, क्रोमियम+2 मतलब ये D4 होगा। बोलो हाँ कि ना। +2 मतलब यहां से एक निकला और यहां से एक निकला। तो क्या ये क्रोमियम+2 स्टेबल है? क्या ये क्रोमियम+2 स्टेबल है? नहीं। वो तो तुरंत तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन करके क्रोमियम में जाना चाहेगा ना कि भैया मेरे पास एटलीस्ट D5 हाफ फील्ड तो था। बट टॉक अबाउट मैंगनीज। क्या मैंगनीज D5S2 होता है? बोलो बोलो। हाँ, इसने अगर +2 लूज कर दिया तो क्या मैंगनीज +2 D5 हाफ फील्ड पे है? तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस मैंगनीज में जाना चाहता है? नहीं। तो जब ये जाना नहीं चाहता तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा कि लोअर होगा? नहीं जाना चाहता। सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, अरे 10 सेकंड पॉज तो लो, क्या बोल रहा हूं। यही होता है पेपर में यार। क्वेश्चन क्या पूछा है लिख दिया, बस जो आता है मन में। स्टार्ट टेकिंग दैट पॉजेज ऑफ 10 सेकेंड्स कि पाजी ने क्वेश्चन किया, क्या पूछ रहे हैं वो। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैंगनीज में जाना चाहता है? नहीं। व्हाई? बिकॉज दिस हैज व्हाट माय डियर फ्रेंड, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अच्छा, क्या हाफ फील्ड? हाफ फील्ड डी सबशेल स्टेबिलिटी। मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं लेकिन क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अब मजा देखो। तो ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखो क्या वापस वैल्यू बढ़ गया? हाँ, तो मतलब इसके बाद आपका Fe2+ स्टेबल कम हो गया। फिर और वैल्यू बढ़ गया तो पता चल गया कि CO2+ का भी स्टेबिलिटी कम हो गया। फिर और बढ़ गया तो पता चल गया कि भैया निकल 2+ का भी स्टेबिलिटी और कम हो गया। फिर देख तो क्रेजी हो गया। अरे क्रेजी, यहां पर क्या आया देखो, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। मतलब यस, कॉपर 2+ जो है वो लेस स्टेबल है बिकॉज वैल्यू बढ़ी है। बट एक अतरंगी चीज ये हो गई कि बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव था, सिर्फ कॉपर ही पॉजिटिव था। और जब भी ऐसा कुछ ऑड वन आउट हो जाए तो 100% वहां से क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं ये बता रहा हूं, चांस नहीं है, आएगा ये क्वेश्चन। ये मैं ठोक के बोल सकता हूं क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर्स आप उठाओ, 5 साल में कॉपर की इस वैल्यू के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही गया है। एमसीक्यूज, थ्योरी, गिव रीजन, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आते सब बताएंगे आपको, हर चीज का लॉजिक भी देंगे, हर चीज का लॉजिक भी देंगे। आराम से इधर देखो, क्या यहां पर बढ़ा, स्टेबिलिटी घटी, बट फिर उसके बाद वापस घट गया। तो मतलब जिंक +2 का स्टेबिलिटी कॉपर +2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए खाली ये हटा दूं और आपको बस ये ट्रेंड दिखाऊं तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा।
तू समझी? नहीं, तू नहीं समझी। अब समझ में आएगा। देखो, अब समझ में आएगा कि यहां से यहां रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा, दिख रहा है? जैसे ही वैल्यूज को ग्राफ दे दो ना, आहा सर, ओ हां सर बढ़ा, फिर सर घट गया मैंगनीज पे, फिर सर वापस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ओ सर ये तो पॉजिटिव चला गया, और सर फिर उसके बाद वापस घट गया। हाँ, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, दिस इज सॉरी थ्योरेटिकल वैल्यू, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। हाँ, यहां पर वेरी गुड। अब ग्राफ देख के ना ये ऐसा पिक्चर खुलना चालू हो जाना चाहिए, ओ सर यहां पर पहले तो डिफरेंस है सर वैल्यूज में, बाकी सब जगह पे सेम है, बट यहां पर सर डिफरेंस है। अब ये कोई पूछने नहीं वाला, बट क्योंकि आपने नोटिस किया तो आई एम सो इंप्रेस, तो वहां पर मैं आपको रीजन दे देता हूं कि व्हाई दिस डिस्टॉर्शन ओवर हियर। लिखना नहीं है फालतू चीजें अपने, मतलब फालतू तो नहीं है, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि अननेसेसरी नोट्स को भरना नहीं है। ऑब्जर्वेशन है तो खाली नोट करवा रहा हूं कि क्या यहां पर D7 और D8 हो जाता है। अब यहां पर d ऑर्बिटल में पेयरिंग काफी हैविली हो गया है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन अलग हो जाता है। अब वो क्यों होता है उसका कारण बताता हूं कि जैसे ही d ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होता है ना, तो 3d और 4s के बीच के जो रिलेटिव एनर्जीज है ना, वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3d और 4s ऑर्बिटल्स को वापस कंबाइन करके रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को, जो कि पेपर पे नहीं दिखता है, बट एक्सपेरिमेंटली तो फिर यार वैल्यू वही मिलेगी जो एक्चुअली में एटम बिहेव कर रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस ओवर हियर। नाउ नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, कोई टच भी नहीं करेगा ये किसी भी स्कूल में, दैट्स अ गारंटी। एंड ट्रस्ट मी, आप जितना पेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भर लोगे ना, उसके बाद आप मेरे को आके बोल देना कि सर ये तो खतरनाक हो गया है, और हो ही जाएगा। सो स्टे विद मी। तो पहला चीज, आपने ये वैल्यूज नहीं लिखनी है, नहीं याद करनी है, आपको ये ग्राफ नहीं बनाना है। ये ग्राफ दे के वो उसका कंक्लूजन्स पूछता है पेपर के अंदर। सो पहला चीज वो ग्राफ दे के क्या बोलेगा कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्राफ। तो क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो यहां पर आपका पहला आंसर, ये ए पार्ट देखो, ग्राफ देके ए पार्ट, पहला आंसर आएगा कि आपका टाइटेनियम 2+ इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू वैनेडियम 2+ कंपेयर टू Cr2+। अब ये मेरे साथ साथ लिखते जाना। बी पार्ट में वो बोलेगा why Mn2+ is more stable than Cr2+। ठीक है, अब ये एक तरीका। अब मैंने आपको ये दे दिया, उसका आंसर बना के दे दिया। अब क्वेश्चन पता है कैसा आया? देखो, खाली नेचर समझो। क्वेश्चन क्या आया? why E0 of Mn2+ going to Mn is lower compared to E0 of Cr2+ going to Cr। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या है, लैंग्वेज बदल दिया। सर पता ही नहीं चला क्या पूछ रहा था वो। अबे यार, ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा? लोअर होगा ना। तो इस तरीके से ग्राफ देके बी पार्ट पूछ लिया। ओए काके, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों और ही हैं क्वेश्चन, सेम आंसर। तो यहां पर आप लिखोगे, आंसर में लिखोगे इट इज बिकॉज ऑफ D5 half filled stability in Mn2+. It is because of D5 half filled stability, D5 half filled
डी सबशेल स्टेबिलिटी, ऐसा लिख लीजिएगा, हाफ फिल्ड डी सबशेल स्टेबिलिटी in Mn2 plus, that Mn2 plus is more stable compared to Cr2 plus, or that E naught value of this is less than E naught value of this. बाकी तो फिर क्वेश्चन में से ही लगानी है लाइन यार. आपके लिए कीवर्ड क्या हो गया? ये रहा. आपके लिए ये क्या हो गया? ये हो गया कीवर्ड. इज दिस क्लियर? परफेक्ट है? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? लिखो इसको. डन? आर यू विद मी टिल हियर? एकदम आसान है. मैं रब करते जाऊंगा. So I will keep rubbing the things. So please note it down with me. Keep the pace going with me. क्वेश्चंस के फॉर्म में ही करो. ग्राफ दे दिया. अब बच्चा बोलता है सर हमारे पास ये रेफरेंस नहीं, अबे एनसीईआरटी में है यार. और अगर आप आईएससी से हो तो नूतन पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहे होगे, उसमें है यार ये ग्राफ. तो है, आपकी बुक में मिल जाएगा. ग्राफ इज नॉट माई प्रायोरिटी. हाँ, आपको रफली ड्रॉ करके रखना है तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, फिर मैंगनीज पे तो यहां पर आप मैंगनीज मेंशन कर दो, यहां क्रोमियम मेंशन, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद आप यहां पर जाके कॉपर पे दिखा दो पॉजिटिव हो गया. सो ये आप यहां पर ऐसे 0 वैल्यू, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर वहां से डिक्रीज हो गया. सब यहां पर बस कॉपर लिख दिया. जस्ट फॉर योर रेफरेंस इफ यू वांट टू ड्रॉ, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको ग्राफ आपके पिक्चर के सामने, आपके आंखों के सामने दिखना चालू हो जाएगा कि हाँ यार ये करा था हमने. फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट. देखो 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 नेक्स्ट पार्ट. और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? सी पार्ट बनेगा. वाई E naught of Cu2 plus going to Cu has positive value. Has positive value. अब अभी मैंने आपको ये चीज समझाई. कि किसी भी एलिमेंट को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए 3 फैक्टर्स लगते हैं. कॉपर सॉलिड को कॉपर गैस ले जाने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी? बोलो. सब्लिमेशन. वो कॉपर गैस को कॉपर +2 में ले जाने के लिए, देखो बच्चा, +2 में अगर मुझे ले जाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा? 2. और फिर ये कॉपर 2 प्लस अपने एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हाइड्रेशन एनर्जी. अब एग्जैक्टली परफेक्टली राइट. अब आपका वो लॉजिक एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि अच्छा सर अपना सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी देते हैं तो सर ये पॉजिटिव एनर्जी है, और हाइड्रेशन एक ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी है. और अगर सिस्टम को स्पॉन्टेनियस होना है तो तीनों एनर्जीज का सम मिला के नेगेटिव होना चाहिए. एक्सोथर्मिक सिस्टम ही स्पॉन्टेनियस होता है. अब उसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी वेरी वेरी हाई, इतना हाई कि इट कंपनसेट्स फॉर द सब्लिमेशन एंथैल्पी. वो कॉपर +2 का हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं कर पा रहा है. सो यहां पर अब ये चीज तो हो गया. मान लो आपको कुछ समझ नहीं आया तो क्या करोगे आप? कीवर्ड पकड़ लोगे. क्या है कीवर्ड? व्हाट इज द कीवर्ड? आंसर लिखेंगे. आंसर में आएगा दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 cannot compensate high sublimation enthalpy of copper. Hydration enthalpy is not able to compensate for high sublimation enthalpy of copper. इसीलिए कॉपर +2 कॉपर के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना,
इज लेस स्टेबल, इसीलिए वो तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर जाना चाहेगा। बट अगर आपसे कोई पूछ ले, ओए अगर आपसे कोई पूछ ले कॉपर +2 और कॉपर +1 में से कौन ज्यादा स्टेबल एक्वस फेज में, तो भैया वो कॉपर +2 है। वो लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पार्ट में मैंने आपको करवा दिया है कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट्स फॉर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी 2। हाइड्रेशन इतना निकल रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर सके, लेकिन हाइड्रेशन इतना नहीं निकल रहा है कि वो सब्लिमेशन को कंपनसेट कर सके। इसीलिए कॉपर +2 विद रिस्पेक्ट टू कॉपर इज लेस स्टेबल, लेकिन कॉपर +2 विद रिस्पेक्ट टू कॉपर +1 इज मोर स्टेबल। एंड ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में दिखते हैं और वहां बच्चे गूफ अप करके आते हैं, क्योंकि उनको 3 वर्ड्स याद रहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 वर्ड याद आते हैं, लेकिन किसको कैसे यूज करना है वो नहीं याद आ रहा है। तो यहां पर जब आप कीवर्ड ले रहे हो, हाइड्रेशन कंपनसेट्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां पर आप जब ले रहे हो, हाइड्रेशन कैन नॉट कंपनसेट फॉर सब्लिमेशन एंथैल्पी। That is what you need to understand, my dear friend. अब मेरा क्वेश्चन, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है, ध्यान से सुनना, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि कॉपर +2 जो है क्या वो लेस स्टेबल हो गया? बोलो हाँ कि ना। Higher the reduction potential, lower is the stability. बोलो हो कि नो? And higher the reduction potential, lower is the reactivity. तो can I say this is less reactive? In fact, this is less reactive than hydrogen also, because hydrogen का potential 0 होता है। आई बात याद है? आई बात याद? अब आपको लग रहा होगा सर इतना क्या ड्रामेटिक हो रहे हो अब यहां पर, आपने बोल तो दिया लेस रिएक्टिव। अबे लेस रिएक्टिव इवन देन व्हाट माय डियर फ्रेंड? हाइड्रोजन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो है। हाँ, सोच लिया कर बोलने से पहले, सोचो, पहले सोचो, वो सोच के फिर जवाब क्वेश्चन पूछो। गुड, you're open to ask question, but think, don't randomly just ask. SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट होता है। हाँ, तो वो 0 वोल्ट होता है, और कॉपर +2 की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो क्या ये बंदा हाइड्रोजन के आयन से भी लेस रिएक्टिव हो गया? So it is less reactive even than hydrogen ion. Therefore, copper cannot displace hydrogen from mineral acids. Therefore, copper cannot displace hydrogen from mineral acids. अब ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, क्वेश्चन पता है क्या आया? ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, क्वेश्चन आया why copper on reaction with HCl doesn't release H2 गैस। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, क्या आप लोगों को याद है जिंक प्लस H2SO4? यहां चलो, जिंक प्लस HCl, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं जिंक क्लोराइड प्लस क्या रिलीज होता है? ये क्यों हो पाता है? व्हाट इज दिस रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में ये चीज इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए तो वो डिस्प्लेस कर पा रहा है, और वो उसके पोटेंशियल में दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन से कम है।
रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट यही चीज कॉपर, और वही उसने पूछ लिया, व्हाई कॉपर ऑन रिएक्शन विद HCl डज नॉट रिलीज H2 गैस? इट इज बिकॉज हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विच मेक्स इट लेस रिएक्टिव एंड हेंस। अब आपको वो ड्रामेटिक समझ में आया मैंने ये क्यों किया था यहां पर? वो ड्रामेटिक यहां आया आंसर, कीवर्ड है वो कीवर्ड है। ले बोल, कहानी समझ में आई? So copper cannot displace hydrogen from mineral acids. अब केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री है तो अपना रंग तो दिखाएगी ना वो, कि कॉपर को जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहे तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉट रिएक्टिंग विद HCl। बट कॉपर को अगर हॉट H2SO4 या हॉट HNO3 के साथ रिएक्ट किया जाए, देखो दो एसिड्स जिसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है, अब ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है ऑड वन आउट। बट नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। हॉट जस्ट लाइक मनजोत सर होना चाहिए H2SO4 एंड HNO3, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। और जब वो रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर की वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव ही है। ये गधे दोनों जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। अब मैंने ये पढ़ा दिया, क्वेश्चन क्या किया मैंने, बोला डिस्पाइट ऑफ कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, it reacts with hot H2SO4 and HNO3. Give reason. It is because of the oxidizing nature of these acids. Therefore, these acids will start the reaction, not copper. So this is the keyword. It is because of the oxidizing nature of the acids. तो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो पॉइंट लिखा। HCl के साथ रिएक्ट करके नो रिएक्शन, बट H2SO4 HNO3 के साथ वो रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ एसिड्स का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। माय डियर फ्रेंड, आप देखो खाली कॉपर पे कम से कम 4 क्वेश्चन बन गए, और उसकी सिर्फ ये वैल्यू के ऊपर। अब बच्चा बोलता है सर आपने तो बोला था वैल्यू के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अरे किसी भी ऐसे फॉर्म में आएगा यार कि व्हाई इट कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन, why the value is positive, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। why it can react with H2SO4 and HNO3। सो सिर्फ कॉपर पे आप देखो कितना तगड़ा आपके पास मटेरियल बन गया है। दैट वाज योर पॉइंट नंबर डी की सी पॉइंट नंबर सी, जिसमें हमने क्वेश्चंस बना दिए बहुत सारे। क्वेश्चंस लिखते जाना, बातों में मैं आपको क्वेश्चंस देते जा रहा हूं। डिस्पाइट ऑफ कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद हॉट H2SO4 and HNO3। जस्टिफाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और करने हैं। आंसर्स लिखो इनके। ओके, तो आंसर लिख लिया होगा आप लोगों ने कि ये हाइड्रोजन H2SO4 और HNO3 के साथ कॉपर क्यों रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। दैट्स द कीवर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट पार्ट देखो यहां पर वापस, ये लास्ट पार्ट E सी तक हुआ था कि डी तक हुआ था? सी तक हुआ था, तो डी पार्ट, वाई E naught of Zn plus 2 going to Zn is less than E naught of Cu2 plus going to Cu। लेस हुआ ना, वैल्यू लेस हुआ ना Zn का। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, तो सिंपल है यार, Zn plus 2 मतलब क्या, D10 कॉन्फ़िगरेशन।
Zn plus 2 मतलब क्या? D10 configuration, so it's a stable. So D10 fully filled D subshell stability in Zn plus 2. Therefore, value of this is less than this. Therefore, value of this is less than this. तो आप सोचो एक ग्राफ में से कितनी देर के हमारे क्वेश्चंस बने. अब एक्चुअली में जब अब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, तो यू विल फील कंफर्टेबल आंसरिंग द क्वेश्चंस बिकॉज योर नोट्स आर वेरी स्ट्रक्चर्ड. बिकॉज द नोट्स आर वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड. फिर बात करते हैं ई नॉट ऑफ M3 plus going to M2 plus. That's the heading, big heading. E naught, yes. Point. ना. Next heading. एक heading हमने किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 plus going to M. उसके अंदर ABCD पॉइंट. अब हेडिंग आया E नॉट ऑफ M3 plus और इसके बाजू में लिखोगे M3 plus plus इलेक्ट्रॉन गोज टू M2 plus. अब उसमें क्वेश्चन ही करवा रहा हूं एकदम आराम से. अब आपका लॉजिक दौड़ना चालू हो जाएगा. देखो, मैंने बोला वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ SC3 प्लस गोइंग टू SC2 प्लस इज वेरी लो. जस्टिफाई. ई नॉट ऑफ SC3 प्लस गोइंग टू SC2 प्लस इज वेरी लो. क्यों हाई स्टेबिलिटी ऑफ SC3 प्लस? लॉजिक SC21 होता है. अबे आर्गन 3D1 4s2 होता है. +3 वाला मतलब क्या? ये सब उड़ गया. हाँ, तो लिखो, खुद से वर्ड्स बनाओ. इट इज ड्यू टू argon configuration, noble gas configuration stability in SC3 plus, that its E naught value is very very low. Its E naught value is very very low. Noble gas configuration stability in SE3 plus. that its E naught value is extremely low. Done? That's one question. फिर देखो, फिर एक क्वेश्चन आता है, why E naught of Fe3 plus going to Fe2 plus is less than E naught of Mn3 plus going to Mn2 plus. ये वैल्यू हायर होती है और ये वैल्यू लोअर होती है. ऐसा क्यों? ऐसा वो पूछ रहा है, राइट? अगेन हर एक आंसर कॉन्फ़िगरेशन में से मिलेगा. आप खाली लिखो F3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2 प्लस. बोलो हाँ ना. क्या Fe3 प्लस Fe मतलब D6S2 हुआ, +3 मतलब ये D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पे है. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस में जाना चाहेगा? नहीं. तो जब ये नहीं जाना चाहेगा, ये D5 ऑलरेडी है, तो क्या ये +1 इलेक्ट्रॉन लेके D6 स्टेबिलिटी? नहीं, वो ऑलरेडी स्टेबल है भैया. तो क्या ये नहीं जाना चाहेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हायर होगा कि लोअर होगा? लोअर होगा. तो इट इज ड्यू टू D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड D सबशेल स्टेबिलिटी in Fe3 plus. In Fe3 plus, that its E naught value is less than E naught of Mn3 plus going to Mn2 plus.
बाकी तो क्वेश्चन में से ही मिल रहा है ना हमें आंसर। मेन तो ये कीवर्ड पकड़ना है, हाफ फिल्ड डी सबशेल स्टेबिलिटी। डन। और फिर नीचे ना ऐसे रिएक्शन भी दिखा दो, और यहां पर भी लिख दो हाफ फिल्ड डी सबशेल स्टेबिलिटी। तो क्या है, आपकी इंग्लिश पढ़ने का टाइम ही मत दो। ये दिखा दिया तो एग्जामिनर को वैसे ही पता चल गया कि लॉजिक क्लियर है बच्चे का। अब अगर उसका थोड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे हो भी गया है तो भैया टेस्ट केमिस्ट्री का, इंग्लिश का नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे मेरे दोस्त। आओ, आया मजा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। why E naught of Zn3 plus going to Zn2 plus is extremely high. Exactly, but fully filled stability किस में, कौन से में, Zn3 प्लस में कि Zn2 प्लस में? सोचो सोचो शांति से। Zn का होता है D10S2। अब ये Zn+2 की बात करूं तो ये D10 है, तो Zn3 प्लस तो D9 हो चुका था ना, तो वो तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लेके D10 स्टेबिलिटी पे जाना चाहेगा। अब अगर वो रिड्यूस होना चाहता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई की लो? रिड्यूस होना चाहता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, एक्सट्रीमली हाई, कि भाई D9 से D10 जाना चाहेगा वो तुरंत। इट इज ड्यू टू D10 fully filled stability, fully filled D subshell stability in Zn+2। ये लिखना मत भूलना। क्या ये कहानी समझ में आई? Stability Zn+2 Hence, अब देखो कितने पेज भर दिया आपने, 1.5 से 2 पेज। हैंडराइटिंग के हिसाब से किसी का 3 भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर, देखो इधर देखो, दैट्स द पैराग्राफ ऑफ योर E0 Mn2+2m पैराग्राफ, एनसीईआरटी। आप खाली पढ़ लो और देख लो, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड इसने किया है उससे बहुत आसान तरीके से कवर अप कर लिया। ग्राफ वही है, देखो ये रहा, वो छोड़ो, दिस इज द पैराग्राफ ऑफ M3 प्लस गोइंग टू M2 प्लस। रीड करोगे, आपकी खुद की आत्मा बाहर यहां आएगी और चिल्लाएगी। होगा ऐसे कुछ कुछ पैराग्राफ्स हैं एनसीईआरटी में, दे आर रिटन वेरी नाइसली बट रिटन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो समझने के लिए आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होगा। ऑफ कोर्स आज की डेट में गाइडेंस एआई है, पैराग्राफ दिया, स्निप लेके चैट जीपीटी को दे दिया, एक्सप्लेन मी, वो एक्सप्लेन कर भी देगा, बट अगेन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज नो ह्यूमन एसेंस इनटू इट। आप ये ट्राई करो, क्या ये पैराग्राफ देने के बाद आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन मिल पाता है जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है, तो भाई कल से फिर केमिस्ट्री पढ़ाना बंद करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज द ह्यूमन फैक्टर दैट हैज कम इन, विच हैज गिवन यू आइडिएशन, लिया है, खुद का आइडिया लगाया है कि अच्छा हाँ इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पलट दो तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर, देखो E0 ऑफ दिस वेरिंग ट्रेंड्स, द लो वैल्यू ऑफ SC लिखा है हमने पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3 प्लस विच हैज अ नोबल गैस कॉन्वेंट, लिख लिया ये। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Zn, लास्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अब देखो उल्टा,
ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने उल्टा लिखवा दिया आपको कि इट इज ड्यू टू Zn+2 का D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से वो रिड्यूस होना चाहेगा। फिर देखो, द कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ Mn shows that Mn2+ is D5 half filled stability, whereas comparatively low value of Fe shows that extra stability of Fe3+। क्वेश्चन लिखा है Mn और Fe3+ वाला। The comparatively low value of vanadium is related to the stability of V2, which is half filled T2G level। ये यूनिट 5 में देखो लिखा है उसने, यूनिट 5 में देखने को मिलेगा। We will talk about that in coordination compounds। हो गया। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको समझना है, और इसको आपको बेसिकली अच्छे तरीके से अच्छे ट्रेंड में लेके आना है मेरे प्यारे दोस्त। बाबा, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ आपके लिए इजी किया गया है। प्लीज मेक श्योर ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों आपके हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं डी ब्लॉक के। अगर मैं बोल रहा हूं आपका डी ब्लॉक 7 मार्क का है इन योर फाइनल एग्जाम, या मैं बोल रहा हूं ये 10 मार्क का है आपके फाइनल एग्जाम में, तो ट्रस्ट मी 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स। मतलब 7 में से 3.5 से 4 नंबर के गिव रीजन इस पार्ट में से होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और है कुछ नहीं, बस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ खेलना है आपको। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशंस को टाइट कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं। एंड मेक श्योर कि आप 11th में कॉन्फ़िगरेशंस अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार वापस जाके रिविजिट कर लो। इज दैट परफेक्टली ओके? क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट is the general characteristics, general specific properties of D block. General specific properties of D block. That's the big heading. इसके नीचे हम लोग 4 से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो स्पेसिफिकली डी ब्लॉक के लिए या डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाते हैं इन देयर कंपाउंड्स और इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स और इन देयर आयोनिक फॉर्म। तो ये सारी चीजें हम अभी आपसे बात करेंगे। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट is going to be that D block elements, they show formation of colored ions. D block, आप सोचो कॉपर सल्फेट याद आ रहा है, ब्लू कलर, कॉपर के आयरन के सॉल्ट्स ग्रीन, वाओ नाइस, यस रेडिश ब्राउन, यू गेट माय पॉइंट। तो आप ये नोटिस करो, इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, आपने लैब में सुना होगा KMnO4 K2Cr2 वॉयलेट एंड ऑरेंज कलर। अब ये कलर्ड क्यों दिखाते हैं भाई? व्हाई देयर इज कलरिंग? तो इसका एक सोल रीजन, सबसे पहला कीवर्ड देखो, मैं प्रॉपर्टी लेके आया और फिर बस कीवर्ड्स दूंगा। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल। अब अगर आप फुल मार्क्स लाना चाह रहे हो इस आंसर में, तो इतना लिखने के बाद आपको 2 में से 1 मार्क मिलेगा। इसके साथ दूसरा कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से होता क्या है? प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू डी क्या मेरा बच्चा? ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। प्लीज आराम से, एकदम आराम से। दिस इज इन यूनिट 5। हम पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर, पूरी थ्योरी, बट उसका जस्ट एक जिस्ट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। क्या आप लोगों को याद है कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं? dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz²। एंड आई टोल्ड यू दैट आप प्लीज इन ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स को ड्रॉ कर लो कहीं पे हेडर में। कर लिए आप लोगों ने? हैव यू डन दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दे आर डीजनरेटेड। क्या होते हैं बच्चा?
व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेटेड? नो, डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं ये सारे. डीजनरेसी मीन्स व्हाट? दे आर ऑन सेम एनर्जी लेवल. अब जब कोई भी एलिमेंट इनके साथ बॉन्ड करने आता है ना, ये यूनिट 5 में पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, तो इनकी डीजनरेसी में प्रॉब्लम होती है. और वो प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से देखना. ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू ग्रुप ऑफ 3 एंड ग्रुप ऑफ 2. अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप एक्साइट हो जाओगे. ये ग्रुप को बोला जाता है T2G. क्रोमियम का +3 क्यों ज्यादा स्टेबल है? T2G हाफ फील्ड. याद आया? पढ़ेंगे, टेंशन मत लो. और इस ग्रुप को हम बोलते हैं EG. क्यों, क्या, कैसे? कीप योर क्वेश्चंस विद यू. आई प्रॉमिस यू, आफ्टर वी डू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा. अभी के लिए बस इतना समझो कि ये कलरिंग क्यों दिखाते हैं. क्योंकि यहां पर जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, बच्चा बोलो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. और एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल में. अब देखो, क्या ये D से D में ही गया, इसीलिए नाम आया. एब्जॉर्ब किया, ऊपर गया, एक्साइट हुआ, क्या ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा? आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा. ये जो एमिटेड एनर्जी होती है ना, ये कलर्ड होती है. बस परफेक्ट. अब इसका जब आप ये स्प्लिटिंग समझ लोगे, तो ये जो लॉजिक मैंने यहां पर बताया, वो आप एकदम परफेक्टली समझ जाओगे कि अच्छा, ओ, वो जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी यहां पर रिलीज हुई, वो विजिबल रेडिएशन, विजिबल रीजन के अंदर होती है. विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर. हाँ, वो बामर रीजन था. वाह, परफेक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा है वो. क्या ये कहानी समझ में आई? तो आपके लिए कीवर्ड क्या रहने वाला है? प्रेजेंस ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, मैंने ये खाली फ्रेशनेस देने के लिए वर्ड यूज किया, इनकम्प्लीट n-1d सबशेल. अब इनकम्प्लीट मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ क्या है? विच लीड्स टू व्हाट? डी ट्रांजिशन. अब यहां से क्वेश्चन देखो, मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा. यहां से क्वेश्चंस देखो कैसा आएगा. आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, अब ये क्वेश्चन ही है जो लिखने हैं आपको मेरी जान, क्वेश्चन ही है जो आपको लिखने हैं. क्वेश्चन में वो बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड? जितने ज्यादा Zn+2. अरे कलर्ड, कलर्ड, कलर्ड मतलब प्रेजेंस ऑफ अनपेड होना चाहिए. Zn+2, Cu+2, Sc3+, टाइटेनियम 3+ एंड क्रोमियम 3+. मैंने पूछा बताओ इनमें से कौन कौन कलर्ड है, तो क्या Zn+2 कलर्ड होगा? अब कॉन्फ़िगरेशन का खेल, क्या ये D10 होता है? क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कहां है, कहां है, किधर है? D10 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां है? S2 निकल गया है. और अगर S2 भी होता तो भी पेड होता, तो कलरलेस. तो ये कलरिंग. क्या Cu2+ मतलब D9 हुआ? Cu2+ मतलब D9 हुआ, और D9 में एक अनपेड हुआ, एक अनपेड हुआ, तो ये कलर्ड हो जाएगा. क्या Sc3+ आर्गन कॉन्फ़िगरेशन आया, तो ये कलर्ड. क्या Ti3+, Ti मतलब 22 हुआ, 22 मतलब D2S2 होगा. अबे +3 मतलब 2 यहां से निकले, एक यहां से निकला, मतलब एक अनपेड है अभी भी, तो ये कलर होगा. क्रोमियम +3 तो कलर होने ही वाला है. सो 1 2 3 कलर होंगे, 2 नॉन कलर. ऐसा एक सैंपल क्वेश्चन लिख के रख लो, बस कहानी खत्म हो गई. बस इतना ही क्वेश्चन होता है, इतना ही क्वेश्चन होता है. जैसे आपने इधर D10 D9 लिखा है, T1 सॉरी टाइटेनियम और क्रोमियम. D1 एंड D3. सो इसमें 3 अनपेड, इसमें एक अनपेड, इसमें एक अनपेड, इधर कोई भी अनपेड नहीं है. सो कलरलेस.
माय क्वेश्चन, क्या Cu प्लस कलर्ड होगा कि नॉन कलर्ड होगा? Cu प्लस, सोचो शांति से पहले, Cu प्लस कलर होगा कि कलरलेस होगा? Cu प्लस। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो यार, कॉन्फ़िगरेशन का ही खेल है। सीख लो, कहानी खत्म। कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नॉलेज आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नॉलेज आ गया, सारी प्रॉपर्टी का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मैं करवाने जा रहा हूं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाने से पहले अब देखो, यहां पर ना मैंने कुछ ऐसे कलर्स बना के रखे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में याद हो जाने चाहिए। ऐसा मैं बोलता, बट नहीं करने हैं भाई, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस देयर। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 100% डायरेक्टली आयन देके उसका कलर पूछा जाता है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। तो आपका जिस दिन एग्जाम है ना, उसके 3 दिन पहले से लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। चार्ट को प्रिंट करके लिख लो, लगा दो, देखते रहो रोज। अब अगर उस दिन एग्जाम वाले दिन आपका दिन है और ऊपर से आपके भगवान का आशीर्वाद है और आपको वो कलर क्लिक हो गया तो +4, वरना तुक्का मत मारो, क्योंकि वो 100% -1 में ही जाने वाला है। डिड आई मेक दिस क्लियर टू यू? तो है यार, थोड़ा लर्निंग आएगा, हर एक सब्जेक्ट में होगा। ये वो पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें लर्निंग आता ही है। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना हो सके टुकड़ों में बांट के पढ़ो। एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो एक बहुत अच्छा मीम है इसके ऊपर कि मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसा इंसान बोल रहा है, तो दूसरा वाला इंसान आके उसको डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर दिखाता है कि स्लीपिंग पिल्स छोड़, डीएनएफ ब्लॉक पढ़, नींद आ जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा मीम है, और मैं बिलीव करता हूं, एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं। आपको बस इतना मैं गाइड करूंगा कि टुकड़ों में बांट के चलो, एक फ्लो में, एक सिटिंग में बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, ये कभी पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। These elements show magnetic behavior. D block elements show magnetic behavior. अब कितने लोगों को ये याद है, कितने लोगों को ये डायग्राम याद आ रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है और एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो अगर एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा? तो ऐसे 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 घूम रहे होते हैं ये लोग। इज दिस क्लियर? अरे ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लास्ट ईयर के बैच में मैंने ऐसे ऐसे किया तो उन्होंने बोला तारा रा। अबे मैंने बोला अबे वो तुनक तुनक दुन नहीं चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, रोटेशन की बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज एंड। अब मुझे याद करके बताओ, क्या यही एक कारण नहीं था कि आपके एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकते हैं? मैग्नेटिक स्पिन था ना। अब अगर मेरे प्यारे दोस्त ये स्पिन, ध्यान से देखना, अगर ये स्पिन क्लॉकवाइज है, क्या मैंने ये क्लॉकवाइज का सही एरो बनाया? पक्का? हाँ, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, बोलो हाँ। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की साइड होगी, बोलो हाँ कि ना। तो जब दोनों पेयर करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्त आपका मटेरियल क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, बोलो हाँ कि ना। फिजिक्स में आपने ये टर्म सुन लिया होगा। आता है बाजी को भी फिजिक्स थोड़ा थोड़ा, अभी याद देखो। अब अगर ये एक अनपेयर्ड, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो रही है? नहीं। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ। तो इन दिस केस
ये क्या हो जाएगा? तो अगर कोई भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ बोला था ना, बोला था ना कि कुछ याद ना आए ना इस प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आंसर लिख दोगे 99% फॉल्स सही हो जाएगा। ऐसा होता है कि कैंसिल आउट हो हाँ, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा, उसको डायमैग्नेटिक उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ करेक्ट, सो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? अले यार तुम लोग यार समझते नहीं हो यार। सो why do d block elements show magnetic behavior? Due to presence of unpaired electrons. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, what are the two behaviors? ये रहा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और ये कब होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखो इस चीज को, क्या रिपीट करूं? वो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पहला आपने क्वेश्चन क्या बोला? व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट शो मैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, और उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? रिप्रेजेंटेड बाय लेटर न्यू एम, एंड न्यू एम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, एंड इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट होता है इसका? बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, आपका क्वेश्चन यहां पर ये होना चाहिए था, सर व्हाट इज दिस एन? N is the number of unpaired electrons. अब सोचो, larger the N, higher is the magnetic moment. बोलो हाँ ना? Higher the magnetic moment, more the paramagnetic character. Are you with me? Are you with me? Exactly वही लाइन जो आप मेरे साथ थे, वो मैंने यहां पर लाल रंग में लिख दी है ताकि क्लास के एंड तक दिखाई दे, बिकॉज इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। हाँ, और ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट बेंच पे भी जितने लोग बैठे हैं, प्लीज इस लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा। हाँ, नो दैट्स अ ब्यूटीफुल नोटिस, बट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो व्हेन यू राइट दिस, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दैट्स द पॉइंट, है ना? तो लेट्स अंडरस्टैंड। मैं यहां पर एक बिल्कुल ही ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैग्नेटिक कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर आता है, दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान। क्या करोगे आप? Fe2+ दिया है, Zn2+ दिया है, Cr+3 दिया है, और कॉपर प्लस दिया है। तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन सिंपल। आपकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके मुंह पे है तो आप बिल्कुल आसानी से और मजे से आप मेरे को ये बता सकते हो कि हाँ भाई, ये और ये डायमैग्नेटिक होंगे और ये पैरामैग्नेटिक होंगे, बिकॉज इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यस। फिर मानो मैंने इसी कॉपर प्लस को कॉपर +2 कर दिया, मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, क्या ये D9 होगा? क्या अब ये पैरामैग्नेटिक हो गया? हाँ, वीकली पैरामैग्नेटिक, बट है, क्योंकि एक अनपेड है उसके पास। आर यू विद मी? अब उसने क्या बोल दिया? क्वेश्चन नंबर 2, सेम सेट ऑफ ऐसा कुछ आयंस होगा, बोलेगा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। लॉजिक दौड़ रहा है आप लोगों का, कोई उसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि सर यहां पर 4 अनपेड है, यहां पर 0 अनपेड है, यहां पर 3 अनपेड है और यहां पर सर 1 अनपेड है, तो सबसे लीस्ट तो सर जिंक का होगा। सो जिंक +2 सबसे लीस्ट। उसके ऊपर आपका आएगा सर Cu2+, उसके ऊपर आएगा सर Cr3+, और सर सबसे ऊपर आपका आएगा Fe2+, क्योंकि D6 मतलब 4 अनपेड हुआ ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। हाँ, D6 मतलब 1 2 3 4 5 और यहां पर एक पेयर 6, तो ये 4 अनपेड हुए ना। अब यहां तक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फिर उसने क्या किया, एक लेवल और ऊपर गया, क्वेश्चंस का एक लेवल और ऊपर। क्वेश्चन बोला, अब देखो मेरे को पता है यार, मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूं, मुझे पता है, आप लोग मुझे देखते ही रहते हो, बट ऐसा मत करो यार, लिखो मेरे साथ साथ, मैं क्वेश्चन लिखने का समय नहीं दूंगा। लिखो। द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला व्हाट इज न्यू एम वैल्यू फॉर Fe3+। अब ये जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। आंसर है 4.87, बी है 3.87, सी है 5.96 या 5.87 ही ले लो चलो, और डी है 2.37। Fe3+, उसने बोला मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताओ। तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब √n/n+2, बोलो हाँ ना। तो पहले तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 5। अब मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आपको रूट निकालने की जरूरत भी नहीं है, उतना पॉइंट समथिंग आंसर होगा, उतना पॉइंट समथिंग हमेशा आंसर होगा। और आप ट्राई कर लो, आप मेरी बात ना मान रहे तो 5 × 5 + 2 7 होता है, √35। √35 मतलब ये किसके, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आया, 5 और 6 के बीच में। एंड यू विल सी 35 मतलब 6 के करीब हुआ, 6 के करीब हुआ मतलब 5.5 से तो बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ये रही। अब मान लो आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए उसने दो वैल्यूज में ऐसा दे दिया, एक में वो 5.23 देगा, दूसरे में 5.87 देगा, तो 5.87 इज अ बेटर आंसर, because 35 is more closer to 36, hence इसका आंसर 5.87। माय डियर फ्रेंड, खत्म। तो हमको तो 5 की वैल्यू देंगे सारे। हाँ, तो जिनके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है उनके लिए ये टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें वो 5 पॉइंट समथिंग आंसर दे देगा, रूट निकालना है बस उसका, बस इतना ही है, उनके लिए वो क्लोज कर सकता है। बट जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। जनरली CBSE एग्जाम्स, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। स्टेट बोर्ड ISC, यस, कैलकुलेटर्स आर अलाउड। तो आपके लिए ये टिपिकल हो सकता है MCQ के अंदर। तो एक बार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर फाइंड करने का दिखाओगे कैसे? Fe3+, तो FeD6S2 होता है, 3+ कर D5। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेड हुए, इजी, गुड। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया क्लास में, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, एक धोखेबाज ने जाके एग्जामिनर को बता दिया कि ये तो क्लास में हो रहे हैं क्वेश्चन, तुम मत पूछो ये। तो बोला अच्छा पाजी ये सारे क्वेश्चन करवा दे रहा है, चलो एक लेवल और ऊपर करते हैं। उन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन Fex+ where μm value is 4.87। ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है
1, या 1 ना करके 5 कर सकते। हाँ, आप समझो क्या कर रहे हो, क्या मैथ्स लगा रहे हो? मेरे को थॉट्स दो। अच्छा है, गुड थॉट, आप थॉट्स लगाओ, मेरे को थॉट्स चाहिए। क्योंकि डी में टोटल 10 होता है, तो उसमें से अगर x द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको निकालना, फिर उसका वैल्यू 10 माइनस ऐसे ही उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ठीक है, 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, ये एन की वैल्यू। हाँ, आंसर C2। वाओ, ओके, आई विल कम बैक टू दिस। यस, वही नहीं, ये मेरे को लॉजिक समझाओ। आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू। अच्छा है, गुड, लॉजिक लगाओ, क्या पता अच्छा कोई रूट मिल जाए अपने को। हाँ, सो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर न्यू एम की वैल्यू आपने सिखाई तो है कि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो एक्चुअली उस आयन का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो हाँ कि ना? तो मतलब एन की वैल्यू इस केस में 4 आ गई। अब बच्चा ये देखता है, टिक कर देता है 4, ये एन है। अब आपको Fe का वो आयन ढूंढना है जिसमें 4 अनपेड हो, जिसमें क्या हो, 4 अनपेड। तो भैया Fe का कॉन्फ़िगरेशन D6S2, तो Fe को जब 2 प्लस करोगे तो वो D6 4 अनपेड आ जाएगा। बोलो हाँ ना? तो 2 प्लस, दैट इज आंसर इज 2। एक्सीलेंट माय डियर फ्रेंड। ओए, क्या ये क्लिक होना चालू हुआ? नाउ दिस इज लेवल्ड अप क्वेश्चन, दिस इज लेवल्ड अप क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में एक्टिवेट हो रहे हैं। ये पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया करते थे, बट अब ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो रहे हैं। तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उससे n मिला। अब आप यार बाबा, अब आप अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 करके न्यू m करके फिर स्क्वायर रूट और वो सब करने बैठो, नहीं करना है भैया। ये n की वैल्यू आ गई। अब सोचो ऐसा आयन जिसमें उसके 4 अनपेड हो, खत्म, x का वैल्यू आ गया। अब ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया, धोखेबाज ने जाके एग्जामिनर को बता दिया। एग्जामिनर बोला ओ, यहां तक हमें पढ़ाया जा रहा है, अच्छा तो एक काम करते हैं, एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं क्वेश्चन को। उसने पता क्या बोला? उसने यहां पर आई एम सो सॉरी, मैंने ये लेयर यहां पर वो कर दिया। हाँ, सो उसने यहां पर क्वेश्चन लिया, व्हाट इज न्यू एम वैल्यू ऑफ Fe in K4FeCN6। अब ये क्या किया पता है उसने? कुछ नहीं, आपके दिमाग के साथ खेल लिया। भैया आपको पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बचपन में आप पढ़ के आए हो कि पोटेशियम इन ऑल इट्स कंपाउंड्स +1? क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं? क्या प्लस x कर दूं? क्या साइनाइड पे -1 होता है? क्या उसको इंटू 6 कर दूं और इक्वल टू 0 करूं? क्या x की वैल्यू +2 आ जाएगी? +2 आ गई मतलब कितने अनपेड? 4 अनपेड। तो ऑप्शन में जाके देखो 4 पॉइंट समथिंग अगर आंसर है तो वो आपका आंसर है। सो दिस इज हाउ योर इंटरमिंगलिंग विल हैपन ऑफ द क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि जितने भी क्वेश्चंस अभी बोर्ड पे लिखे गए हैं उनको बहुत अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करिए। प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी वेल। फॉर मैग्नेटिक कैरेक्टर, फॉर द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ इंटू n प्लस 2, am I there with you baba? Am I there with you? Yes. ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर 2। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस थी ना। प्रॉपर्टी नंबर 2, दे शो मैग्नेटिक बिहेवियर। दोनों का आंसर क्या था? प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
बट कलरिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से होता क्या है? डी ट्रांजिशन। दूसरी वाली प्रॉपर्टी में प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज द फाइनल आंसर। अब आता है तीसरी प्रॉपर्टी, जहां पर ध्यान से देखना, जहां पर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दिस विल बिकम योर यूनिट नंबर 5, कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए क्यों, तो भैया उसका आंसर आपको यूनिट 5 में और क्लियरली मिलेगा, बट अभी के लिए ये कीवर्ड लिख लो, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant n-1d ऑर्बिटल्स। अभी के लिए बस इतना लिख लो, फिर आगे यूनिट 5 में मैं लिंक कर दूंगा आपको। They have tendency to form complex compounds. It is due to presence of vacant n-1d orbitals, which can accept lone pair of electrons। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे। ट्रस्ट मी, यूनिट 5 होने के बाद आप बोलोगे कि सर अब बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप नोटिस करो और आंखें बंद करके उस प्रॉपर्टी के ऊपर सोचोगे ना, तो आपको याद आएगा, हाँ यार, आज तक हमने जितने भी रिएक्शंस जहां पर कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वहां पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही मिल रहे होंगे। आप सोचो, हाइड्रोजनेशन, एल्कीन से एल्केन जाने का प्रोसेस, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अभी पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स के अंदर अल्कोहल्स को अगर आप कॉपर ट्यूब 573 केल्विन में से पास करो, तो या तो एल्डिहाइड मिलेगा फॉर प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन मिलेगा फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर एल्कीन मिलेगा फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल। सो दे एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट्स, वेरी वेरी गुड कैटलिस्ट। अब आप दिमाग लगाओ, कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। एक्सीलेंट। बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो हाँ कि ना? बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप लोगों को ये ग्राफ याद आया होगा, जहां पर ER ये गया ऊपर, ये EP। बोलो क्या ये याद आया? एक्टिवेशन एनर्जी, नया पाथ मिल जाता है। बोलो हाँ ना? मतलब ये एक नया कॉम्प्लेक्स ही तो बनाता है। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बना पाता है? बिकॉज उसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर 1 कि व्हाई डू दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स? बिकॉज उनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेबिलिटी है। तो इससे क्या हुआ? इसके होने से हुआ क्या? इसके होने से ये हुआ, दे कैन फॉर्म वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। वेरियस रिएक्शन व्हाट माय डियर फ्रेंड? अब ये इंटरमीडिएट ही तो है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। एंड दीज इंटरमीडिएट्स माय डियर फ्रेंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। Hence, they act as very, very good catalysts. Hence, they act as very, very good catalysts. They provide large surface area for the reaction. For the reaction to proceed.
अब ऐसे कौन से कैटलिस्ट हैं, वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, बट कौन से कैटलिस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन कर दिए गए हैं? सो टेक्स्ट बुक में जो मेंशन कर दिए गए हैं वो कैटलिस्ट मैंने हाईलाइट करके यहां पर डाल दिए। इतने इतने लाइंस प्लीज छोड़ दो, 1 2 3 4 5 लाइनें छोड़ दो। लीव द 5 लाइन्स, हर एक के लिए 2 लाइन छोड़नी, तो 10 लाइन। ऑलरेडी दिस हैज बीन सेंट इन योर ग्रुप्स, दिस हैज बीन सेंट इन योर ग्रुप्स राइट नाउ। सो आपके जो कैटलिस्ट हैं, ये कौन कौन से कैटलिस्ट कौन कौन से प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, प्लीज इनको अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन कर लेना। दैट्स योर होमवर्क फॉर द डे। कैन यू डू दैट फॉर मी? कैन यू डू दैट फॉर मी? यस और नो? पीछे वाली स्लाइड में क्या चाहिए बच्चा, बोल। क्या लिखना बाकी है इसमें? ले, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। डन है? क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव वेरी गुड कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एलॉयज। हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, they have very good capability of forming alloys. Anyone can tell me what are alloys? Mixture of metals, but what kind of mixture? Homogeneous or heterogeneous? गलत, homogeneous, homogeneous। अब आप सोचो सरप्राइज क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन alloys। They are homogeneous mixtures ऑफ मेटल एंड मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल भी होता है। आज की डेट में अलॉयज मेटल नॉन मेटल के भी बनते हैं, नॉट वेरी लार्ज क्वांटिटी बट बनते हैं। अब आप सोचो, थिंक एन आंसर, ठीक है, थिंक एन आंसर। क्या आप अभी यहां बैठे हो, मैं हूं, आप हैं, क्या आपके और मेरे बीच में अच्छा अलॉय बन सकता है क्या? थिंक अबाउट इट, इन व्हाट सेंस आई एम आस्किंग। क्या आपके और मेरे बीच में अच्छा अलॉय बन सकता है क्या? कैन वी बोथ फॉर्म अ गुड अलॉय? यू आर अ 16-17 year-old kid, I am 36-year-old man। क्या आपके और मेरे बीच में अच्छा अलॉइंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? सर, हम कुछ टर्म यूज कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है। और मैंने कहीं अपने टाइम की कोई लैंग्वेज यूज कर ली तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि हैं ये क्या बोल के चला गया बुढ़ाऊ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अलॉइंग होने के लिए भी ये जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एक अच्छा अलॉय आपके और आपके जस्ट जूनियर में बन सकता है? हाँ, बिकॉज आपके जो टर्म्स है वो समझेगा, उनके जो टर्म्स है आप समझोगे। लेकिन क्या आपके और मेरे 5 साल के बच्चे के बीच में अच्छा अलॉइंग हो सकता है? नहीं। अगेन, क्योंकि उसके टर्मिनोलॉजीज अलग होंगी और आपकी टर्मिनोलॉजीज अलग होंगी। सो माय डियर फ्रेंड, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अलॉइंग होने का एक कंडीशन होता है, एंड दैट कंडीशन इज दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ दोज एलिमेंट्स शुड बी वेरी क्लोज टू a difference of 15%। अब ये कई बार मैंने देखा है एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये अलॉय करने के बाद हमें फायदा क्या हुआ? आप सोचो, अगर आपने और आपके जूनियर ने अच्छा अलॉय बना लिया, मतलब फ्रेंडशिप हो गई, अच्छा अलॉय बन गया, क्या फायदा होगा उससे? What will be the advantages you will have if you alloy with your junior or a super junior who is in 10th, let's say? Alloy कर सकता है वो आपके साथ, एज गैप इज नॉट दैट मच, नॉलेज शेयर होगी बहुत बढ़िया, मतलब आप समझ मैं क्या बोलने, चीजें एनहांस ही होंगी ना।
मिलके कुछ बेटर ही तो बनाओगे ना। तो माय डियर फ्रेंड, वही तो है यहां पर कि अलॉय करने पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस इंक्रीज होगा, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और ये एलिमेंट्स इतने अच्छे अलॉयज क्यों बनाते हैं? बिकॉज इनकी जो रेडियाई है ना, वो बेसिकली क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप पढ़ के आए हो। क्या आपको वो याद है, ऐसा करके कुछ था ग्राफ? एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस। तो रेडियाइज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, इसीलिए ये लोग आपस में अलॉयज बना सकते हैं। एंड वो जो अलॉयज हैं वो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज देते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अलॉय का। क्या आपको पता है आयरन के अंदर अगर आप क्रोमियम का मिक्सचर कर दो तो मेरे प्यारे दोस्त वो स्टील बन जाता है। अब आयरन रस्ट करता है लेकिन स्टील का रस्टिंग इज वेरी वेरी स्लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर क्या आपने कॉपर और टिन ऐसा करके अलॉय सुना है? कॉपर और टिन ऐसा करके कोई अलॉय सुना है? जर्मन सिल्वर ऐसा कोई अलॉय सुना है? सॉल्यूशंस चैप्टर याद आया? हाँ, उसमें सिल्वर होता ही नहीं। कितने एक्साइट हो गए मेरे बच्चे। अब डू यू गेट माई पॉइंट? तो ये एक्चुअली में चैप्टर नंबर 1 का भी क्वेश्चन बन गया और चैप्टर नंबर 4 का भी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अलॉयज यहां पर भी, अलॉयज वहां पर भी है। और अब सोचो, जाके देखो वहां पर जो अपने अलॉयज पढ़े हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही थे। आले मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यही है, बस यही है, यही आपको समझना है। प्लीज इसको अच्छे से और बढ़िया से लिखो। तो अलॉय फॉर्मिंग। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और फिर उसके बाद 2-4 लाइनें इसके बारे में लिखनी है आपको। क्या आपको ऐसा कोई डायग्राम याद आ रहा है जब मैंने क्रिस्टल लैटिस बताया था? याद आया? हाँ, तो इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ना ये एटम्स जो है ना वो इस तरीके से बेसिकली लॉक्ड होते हैं। ओके, दीज एटम्स आर लॉक्ड लाइक दिस। अब जब ये एटम्स लॉक्ड है ना, मेटल आयंस दे आर लॉक्ड, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्फीयर्स को आप कितना भी टाइट पैक कर दो, कितना भी टाइट, ये छोटी सी जगह तो यहां पर बाकी रह ही जाएगी। बोलो हाँ ना? मान लो मैंने 4 स्फीयर्स को एक साथ ऐसे टाइट, एकदम टकाटक टाइट करके पैक कर दिया, तो भी वो स्पेस रह जाएगा। इस स्पेस को मेरे प्यारे दोस्त, ये जो स्पेस यहां पर होती है ना, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट्स। अब ये जो साइट्स होती है ना, इन साइट्स पे हम छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इनको हम लोग डेलिबरेटली इंसर्ट करते हैं इन दिस इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे ही हम ये इंसर्ट करते हैं ना, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज काफी एनहांस हो जाती हैं। जैसे ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, जैसे इनका हार्डनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि देयर आर सर्टेन बोरॉइड्स जिनका हार्डनेस डायमंड की हार्डनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बोरॉइड्स, बोरॉन कंपाउंड्स। तो ये जो एटम्स है ना छोटे छोटे, इनको जब ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एंड दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट लाइन दैट यू नीड टू राइट डाउन। Interstitial compounds are those which are formed when small atoms such as hydrogen, carbon, nitrogen, boron are trapped inside the interstitial space of the crystal lattice of metals. Then the second point that you need to write down is that these compounds are non-stoichiometric generally. Please, इधर देखो 2 मिनट. What do you mean by non-stoichiometric? कि अगर मैं सोडियम लूं और उसके सामने क्लोरीन लूं, तो क्या आपको दिख रहा है इसके 1 के सामने इसका 1 है? लेकिन यहां देखो Ti और उसके सामने H, लेकिन H कितना है? 1.2.
7 दिख रहा है, ये 1.7 दिख रहा है, ये 0.56। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की रेशियो ऑफ एटम्स दे आर नॉट होल नंबर, दे आर फ्रैक्शनल। फॉर वेरी इजी लैंग्वेज आई वुड से दैट। अदरवाइज नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का डिटेल्ड मीनिंग फिर कभी जब हम मिलेंगे तब आपको बताएंगे, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट इतना ध्यान रखना दे आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक जनरली। एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट आर डेवलप्ड? तो माय डियर फ्रेंड, दीज कंपाउंड्स आर हार्ड लिखा है, देखो, बोरॉइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, केमिकली इनर्ट, मेटालिक कंडक्टर्स एंड हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पार्ट में से बच्चा पूछता है सर क्वेश्चन क्या आ जाता है? पहला क्वेश्चन डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स दे देगा 1 2 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। वहां पर मैक्सिमम बच्चे पता है कौन सा प्रॉपर्टी पता है भूल जाएंगे। एक भूल जाएंगे कि वो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं, दूसरा वो लोग भूल जाएंगे कि केमिकली इनर्ट होते हैं। ये 99% मैंने जो ट्रेंड देखा है, दे फॉरगेट दैट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट एंड दे आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, और वही दो स्टेटमेंट्स का वो यूज करके ट्रू या फॉल्स आंसर को चेंज कर लेगा और आपकी बैंड बजा देगा। So, my dear friend, that is what is the session for today. Today we did we talked about the electrode potential of M2 plus going to M and M3 plus going to M2 plus. And then we talked about certain general specific characteristics of D block और उसके all possible questions मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया, अच्छे से नोट किया, बहुत बढ़िया। नहीं तो जैसे ये वीडियो लाइव हो जाएगा आप ये वीडियो को रीडू कर सकते हो और आराम से उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। सो विद दिस माय डियर फ्रेंड, टुडेज सेशन गेट्स ओवर। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली क्लास में।